गुड मॉर्निंग गाइस सभी के लिए। वेलकम टू एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही ये सेल बायो का एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट है, ब्लड सर्कुलेशन। तो इस पर बात कर लेते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है कर लीजिए। तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सभी की मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो कंप्लीट है कि नहीं? चलो, तो हम देरी ना करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है? ब्लड क्या है? एक संयोजित टिश्यूज है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ये भ्रमण करता रहता है। एक मिनट। हम्म ये क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में भ्रमण करता रहता है। टिश्यूज होते हैं ये, इसमें क्या है, भ्रमण करता रहता है। ब्लड में प्लाज्मा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है ये। और इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.3 से 7.4। इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो होती है 2.5। और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.3 से 1.5। ठीक है, ये कितनी होती है? 1.3 से 1.5 क्या होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और इसका 100 सीसी क्या है? ब्लड 20 ml ऑक्सीजन क्या करता है? वाहन मतलब ट्रांसपोर्ट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो ये इस तरीके से इसमें ये दिखाया गया, ये प्योर ब्लड है और ये अनप्योर है। इसी पे हम आगे बात करेंगे और आगे चलते हुए ब्लड कैसे काम करता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये है ओरिजिन ब्लड सर्कुलेशन में। इसमें क्या है, जो एम्ब्रियो होता है, बेबी होता है छोटा सा, तब इसकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है मीसोडर्म से। ठीक, तो मीसोडर्म क्या कर रहा है, इसका फॉर्मेशन करता है जब बेबी होगा तब। इसके स्ट्रक्चर में क्या है, ये बोन मैरो होती है, आगे जाके ये सॉरी बोन मैरो से बनेगा। अभी किससे बनना है? ये मीसोडर्म से। मीसोडर्म आपको मैं ओवरऑल बता दूं, जब बेबी स्पर्म और ओवम का क्या है, इस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फिर जाइगोट बनता है और ये आगे चल के क्या बनती है? ये जर्म लेयर बन जाती हैं। और जर्म लेयर ये कितने बनती हैं? पहले क्या होती है? एक्टोडर्म, और यहाँ पे एंडोडर्म, और अगली ये होती है मीसोडर्म, और फिर होती है एक्टोडर्म। ऐसे समझिएगा इसे। ये जर्म लेयर बनती है, पहली क्या होती है? एक्टो, फिर मीसो, और फिर होती है एंडो। इस तरीके की ये डर्म होती हैं। तो इसमें जो मीसोडर्म होती है, इस वाली जो बीच वाली होती है, उसी से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ब्लड का। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म देखा जाए तो ये 2 टाइप का होता है। पूरा जो ब्लड होता है आपका वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 2 पार्ट से। पहला प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पोस्किल्स। तो हम एक एक करके इस पे बात कर लेते हैं, ये होता कैसे है। जैसे बोन मैरो की बात की जाए, मैं थोड़ा ओवरऑल इस स्ट्रक्चर के द्वारा कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये बोन मैरो होती है, यहाँ से क्या है, हेमाटोपिक स्टेम सेल्स बनती हैं इस तरीके से। और ये लैम्फोफोटिक प्रोजेनिक सेल बन जाती हैं। और इसके बाद में जो ये वाली सेल बनती हैं, ये क्या है, इसमें देखो प्लेटलेट्स बन जाती हैं। इसे हम आगे बात करेंगे, ये WBC कैसे बन रहा है, इसका टी सेल के कहाँ से बन रही है, और बी सेल कैसे बन रही है, एरिथ्रोसाइट्स क्या है। ठीक है, तो ये केवल एक ओवरऑल है, स्ट्रक्चर बताया है मैंने। बोन मैरो से क्या है, इस तरीके से सेलों का फॉर्मेशन होता है। तो हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा का। तो जो प्लाज्मा होता है, बॉडी जो ब्लड होता है वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? ब्लड कॉर्पोस्किल्स और प्लाज्मा से। अगर प्लाज्मा का ये पार्ट देखा जाए टोटली,
ब्लड का जो तरल नॉन लिविंग पार्ट्स होता है जिसे प्लाज्मा बोला जाता है, ठीक, ये क्या है, नॉन लिविंग पार्ट्स होता है, प्लाज्मा होता है। इसका अगर पीएच का देखा जाए तो 7.5 होता है। ब्लड का ये करीब 55 से 60 पार्ट होता है। प्लाज्मा का कितना होता है, 55 से 60% हिस्सा किसका होता है, प्लाज्मा का। प्लाज्मा समथिंग 92% वाटर पार्ट होता है उसमें, और शेष पार्ट क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। ये मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको पता होगा, जब हॉस्पिटल वगैरह में इस तरीके का आपने देखा होगा, कुछ येलो कलर का ऐसा चढ़ाया जाता है, तो ये क्या होता है, प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो ये एक सैंपल का मैंने डायग्राम लिया है। इसमें क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लिपिड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें ये बता रहा है 8% क्या होता है इसमें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। 92% क्या होता है इसमें, वाटर होता है। और क्या है ये 7.5%, 7.5 क्या होता है इसका पीएच मान, और ये क्या होता है, पूरा नॉन लिविंग पार्ट्स होता है। अगर हम इसकी ओवरऑल की बात करें इनऑर्गेनिक कंस्टेंट्स की, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। मैंने दोनों में इसे टाइप करने की कोशिश की है, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी वाले लोगों को अच्छे समझ आएगा, और जो सीबीएसई बोर्ड है वो उसे भी समझ में आएगा। इसमें होता क्या है, इसमें जो सोडियम होती है वो क्या है, 250 mg पर कितना होता है, ये 100 ml रक्त सीरम में। पोटेशियम कितना होता है, 20 mg कितना, 100 पर ml रक्त सीरम में। कैल्शियम कितना होता है इसमें, 10 mg 100 ml पर रक्त सीरम में। ये क्या है, उसका एक रेशियो बताया है, कितना क्या कौन सा एलिमेंट कितना पाया जा रहा है, ठीक। फॉस्फोरस इस तरीके से 3 ml 100 ml रक्त सीरम में। फिर मैग्नीशियम कितना है, 2.5 mg 100 ml रक्त सीरम में। और कैलोरीन क्या है, 400 से 600 mg पर रक्त 100 ml रक्त सीरम में पाया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त इसमें क्या है, कोबाल्ट, आयरन, सल्फर, टेट्रा ऑक्साइड, और ये क्या है, HCO3 भी उपस्थित होते हैं। अगर मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही हो तो मैंने नोट्स इस तरीके से बनाया, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नोट्स आपको BSc, MSc और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायो से रिलेटेड, उन सभी में कामयाब रहेंगे। तो इस पर थोड़ा सही से ध्यान देंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे। मैंने इसे किताब से लिया गया है। ऑर्गेनिक कंसेंस की बात की जाए तो इसमें क्या है, जैसे जो इस पर थोड़ी सी नज़र मारते हैं। इसमें क्या है, एल्ब्यूमिन कितना होता है, 4.4%, ग्लोबुलिन 2.3%। इसी तरीके से इसमें जो यहाँ पे जो आपने डायग्राम देखा था, ये जो ये पैकेट होती है, जो आप देखा होगा ब्लड जब हॉस्पिटल में ये चढ़ाया जाता है, तो ये क्या दिखता है, रेड इस तरीके का दिखेगा। तो इसके अंदर होता क्या है, एल्ब्यूलिन, लिपिड, तो वही चीज़ों की ये अलग अलग बात कर रहा है। इसमें क्या है, 4.4% क्या होता है, एल्ब्यूलिन होता है, ठीक। ग्लोबुलिन होता है, फ्लेवरिन 0.3% होता है। प्लाज्मा में एल्ब्यूलिन प्रोटीन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। प्लाज्मा में एल्ब्यूलिन प्रोटीन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। उसके बाद क्या है इसमें, BCOP, ब्लड कोलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, मुख्यतः इसमें क्या है, एल्ब्यूलिन प्रोटीन का कारण होता है। एंटीबॉडी बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कौन, ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाते हैं ये। फाइब्रोजेनिक रक्त में क्या है, थक्का बनाता है, ये जो क्लॉटिंग का काम करता है, शायद हेल्प करता है ये। इसमें ग्लूकोज का सामान्य प्रतिशत कितना होता है, 18 से 120 mg पर 100 ml रक्त होता है। कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है 150 से 260 mg पर 100 ml रक्त में होता है। यूरिया सामान्यतः इसमें क्या है, 18 से 38% क्या है, mg 100 ml रक्त में पाई जाती है।
अब हम बात कर लेते हैं इसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, अभी हम केवल बात किसकी कर रहे हैं, प्लाज्मा की, ठीक है। कितने परसेंट पार्ट पे, 55%, 55 से 60% वाले पार्ट पे बात कर रहे हैं। तो इसमें इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्लाज्मा में क्या है, सोडियम क्लोरीन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं मेनली रूप से। सब्सटेंस इसके अलावा अगर देखा जाए प्लास्टेट्स भी पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा के अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, सोडियम, क्लोरीन और सोडियम पाया जाता है। मैग्नीशियम की बात की जाए तो ये मैग्नीशियम, आयरन बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। प्लास्टेट्स के प्लाज्मा वाटर में क्या है, घुले हुए होते हैं, इसीलिए से क्या है, ब्लड का हल्का छोटा हल्का सा ये क्या है, बेस होता है। इसके अलावा अगर इसमें बात की जाए तो जो प्लाज्मा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस भी घुली होती हैं। और इसके ओवरऑल बात की जाए ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं प्लाज्मा में वो क्या क्या होते हैं, यहाँ पे बात ध्यान देने योग्य चीज ये है। इसमें पहले क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, एल्ब्यूलिन, ग्लोबुलिन, फेब्रिन्स, प्रोथेरविन्स, और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, लिवर से। प्लाज्मा कोलॉइड्स फ्रॉम प्रेजेंट होती है इसमें। सेकंड नंबर क्या होता है, इसमें पचे हुए कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। ये सारी चीजें कहाँ चले, ब्लड का एक पार्ट होता है जिससे क्या है, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रोटीन। कौन कौन सी है ब्लड प्रोटीन, एल्ब्यूलिन, ग्लोबुलिन, फेब्रिजिन्स और प्रोथोबिन्स। वो क्वेश्चन में ये पूछ लेता है जो ब्लड होता है ह्यूमन का, या फिर उसमें नहीं है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ब्लड प्रोटीन, तो ये वाली है। उसमें पचे हुए पदार्थ होते हैं जैसे फैटी, ग्लिसरॉल, फैक्ट्रिक एसिड, अमीनो एसिड और ग्लूकोज। कुछ विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो उसमें हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंडोक्रिन ग्लैंड, केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन्स ब्लड में क्या है, बॉडी में कुछ वंचित स्थानों पर ब्लड के माध्यम से पहुंचते हैं। जैसे जब हम ग्लैंडों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। कुछ ग्लैंड क्या होती है, डक्टलेस होती है, कुछ क्या होती है, डक्ट वाली होती है। जैसे माउथ में क्या है, लार आ रही है, वो क्या है, डक्ट है, एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप के द्वारा क्या है, वो लार को सिक्रेट कर रहा है। अब डक्टलेस कैसे होती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड सर में पाई जा रही है और सिग्नल कहाँ देना है उसे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दे रही है। तो वो जो सिग्नल लेके आएगा तो वो किसके, हार्मोन्स है, तो वो हार्मोन्स किसके द्वारा आएगा, ब्लड के द्वारा। तो इस तरीके से भी ये काम करती है। तो ये प्लाज्मा का ही पार्ट है। आगे बात करें हम तो जैसे एंजाइम, एंजाइम क्या है, लाइपेज, डिस्टेंस प्रोपेज और न्यूक्लिएज, ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। एंजाइम और हार्मोन्स में छोटा सा मैं जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा आपको। अंतर इतना होता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो ऐसी ग्लैंड सिक्रेट करती हैं जो डक्टलेस होती हैं, और एंजाइम वो ग्लैंड सिक्रेट करती हैं जो डक्ट वाली होती हैं, जो पाइप होता है, ऐसे समझ लीजिए। आगे हम बात करें इसकी, इसमें क्या है, कुछ एक्सक्रेटिव सब्सटेंस पाए जाते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ये सब क्या है, इसके एक्सक्रेट ऑर्गन है, जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं। एक्सक्रेट सब्सटेंस है, ऑर्गन नहीं कहेंगे, ऑर्गन कैसे कह देंगे, पता नहीं क्या हो गया जबान को। अमोनिया, तो ये क्या है, टॉक्सिक एलिमेंट है जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन के माध्यम से आउट किए जाते हैं। वो कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं और ब्लड में मिक्स होते हैं। ब्लड का जो 55 से 60% पार्ट है उसमें होते हैं। अब विजातीय पदार्थ की बात की जाए तो ये होते हैं एंटीजन, एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बात करते हैं आगे। जैसे एंटीजन क्या होता है, एंटीजन कभी कभी ब्लड में क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या है, रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं एनवायरनमेंट से, जब बॉडी में एंट्री कर जाते हैं, कोई बैक्टीरिया जब बॉडी में अंदर जाता है किसी भी माध्यम से, स्किन के माध्यम से जा सकता है, किसी भी माध्यम से जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटीजेंस। और जब वो जाता है प्रोटीन्स को, क्या अदर सब्सटेंस की एंट्री हो जाती है। एंटीजन क्या है, सब्सटेंस है, एक केमिकल हो सकता है, बहुत सारी चीज, इसके सभी सब्सटेंस एक साथ क्या है, एंटीजन कहलाते हैं। जैसे ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन गया, तैसी ही एंटीबॉडी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। एंटीबॉडी की बात करें
तो एंटीबॉडी में क्या है, बॉडी में पहुंचने पर इन्हें क्या है, निष्क्रिय बनाने के लिए, किसे, एंटीजन को निष्क्रिय बनाने के लिए क्या है, ब्लड से ही प्रोटीन के बने हुए कुछ सब्सटेंस लगते हैं जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप इसे, जैसे कोई आपके घर में कोई हमला करने वाला आ गया, हमला करने वाला कौन है, एंटीजन, और आप उसमें नहीं है, उसे क्या है, हथियार लेके बैठे हो कि आ जाओ तुम्हें देखेंगे आज, तो वो क्या है, एंटीबॉडी। जैसे ही वो आता है वैसे ही एंटीबॉडी क्या है, एक्टिव हो जाती है और उसका क्या करती है, विरोध करती है। आप उसका स्वागत थोड़ा ही करोगे, उसका विरोध करोगे। तो एंटीजन का क्या करती है, विरोध करती है कौन, एंटीबॉडी। टाइप एंटीजन सब्सटेंस होते हैं जो इस टाइप के एंटीजन सब्सटेंस होते हैं जो एंटीबॉडी के बनने को उत्प्रेरित करते हैं। तो ये इस तरीके से देखिए, ये एंटीजन आया और एंटीबॉडी क्या है, ये एक्टिव हो गई और इसे क्या है, कैप्चर करेगी। अब एंटीटॉक्सिन की बात की जाए तो ये किसी कारण जब एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट से, बाहरी जो जहां हम रह रहे हैं, हवा, एनवायरनमेंट, पर्यावरण से पैथोजेंस, वायरस या बैक्टीरिया जब बॉडी में एंट्री करता है, उसके पश्चात क्या है, एंटीबॉडी द्वारा क्या है, उसे नष्ट नहीं किए जाते। जब वो एंटीजन उसे खत्म नहीं कर पाता, एंटीबॉडी उसे खत्म नहीं कर पाती, तब क्या किया जाता है, तब रुधिर में ग्रोथ, जो ब्लड होता है, ब्लड में ही क्या है, वृद्धि करने लगते हैं कौन, एंटीजन। जो बैक्टीरिया वायरस जाएगा, जब वो उसे खत्म नहीं किया तो वो क्या करेगा, अपनी जनरेशन बनाएगा, और जनरेशन बढ़ाएगा तो फिर वो नुकसान आपकी बॉडी को पहुंचाएगा। तो उसमें क्या है, जो एंटीजन है वो ग्रोथ करने लगते हैं एंड एक्सक्रीट, उत्सर्जित सब्सटेंस फ्री करते हैं। वो ऐसे सब्सटेंस को छोड़ते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है और इसी से क्या स्टार्ट होती है, बीमारी। वो कौन से एलिमेंट छोड़ते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट, विषैले पदार्थ, ये बॉडी में हानिकारक होते हैं। मैंने सारी जो बोल रहा हूँ वो सब लिख रखा है, मैंने आपको जो नोट्स बनाए दोनों मीडियम में बना रखे हैं। अगर आप इसके लिए ध्यान से समझेंगे तो बहुत कुछ इसमें रखा हुआ है, पीपीटी बहुत टाइम में बनी है। अतः इन टॉक्सिक को नष्ट करने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं, इन्हें एंटीटॉक्सिन कहते हैं। जब वो नहीं खत्म हो रहा है किसके, एंटीबॉडी के माध्यम से, तब उसे एंटीटॉक्सिन उसे मारती है पकड़ के। फंक्शन की बात की जाए प्लाज्मा की, तो पचे हुए सब्सटेंस में क्या है, एंजाइम और हार्मोन्स बॉडी में क्या है, वितरित, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं, बांटने का काम करती है। पार्ट में क्या है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को एकत्रित करना, किसका काम है, प्लाज्मा का। रेस्पिरेशन की सतह में क्या है, O2 और O2 को सेल्स तक पहुंचाना तथा सेल से कार्बन डाइऑक्साइड का श्वसन सतह तक पहुंचाना। प्लाज्मा ब्लड के माध्यम से ही तो आ रहा है, कभी देखा है कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रहा है, ब्लड में मिक्स हो रहा है ऑक्सीजन, और फिर ब्लड के माध्यम से कहाँ आ रहा है, लंग्स में आ रहा है। लंग्स क्या कर रहा है, ऑक्सीजन आपको उसमें ब्लड में मिक्स कर रहा है, और जो अशुद्ध रक्त है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, उसे निकाल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को इनपुट कर रहा है। तो इस तरीके से ये इसका काम करता है कौन, ब्लड में प्लाज्मा। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखती है प्लाज्मा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो बॉडी के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, तो प्लाज्मा करती है, और कुछ लिपिड्स भी करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। ब्लड में जल की मात्रा को सामान्य बनाए रखना, ब्लड में पीएच बनाए रखना, इस प्रकार से प्लाज्मा क्या है, बफर की तरह कार्य करती है। इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीबॉडी एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट से क्या है, बॉडी में एंट्री करने वाले एंटीजन को निष्क्रिय कर देती है, रोक देती है, इनएक्टिव कर देती है, जिससे बॉडी की रक्षा हो जाती है। तो ये सारे काम किसके थे, प्लाज्मा के। ये सारा जो हमने पढ़ा अब तक, ये था 55 से 60% पार्ट जो ब्लड का होता है, उसमें ये सारे फंक्शन थे। अब आ गए हम 40 से 45% पार्ट पे, जो ब्लड का कितना, 40 से 45% पार्ट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पे हम बात करते हैं। तो इसमें होता है ब्लड कॉर्पोस्केल्स होते हैं ये,
और इसे ही क्या बोलते हैं, इस पार्ट्स में क्या है, हेमेटोक्रिट्स भी कहते हैं इसे। जैसे इसमें आती है आरबीसी, आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी की बात करें तो इसका जो टाइम होता है, ये कितने दिन तक जिंदा रहती है, 120 दिन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कई कंपटीशन में, नीट वगैरह में, और बेसिक भी आ जाता है, पीएससी। इसमें क्या है, जो मैमल्स होते हैं उसमें गोलाकार, सर्किल, वाइकार्म होती है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जो सेल होती है इसकी आरबीसी में, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, एब्सेंट होता है। लेकिन अपवाद में याद रखना, ऊंट में ये पाया जाता है, क्योंकि मैमल्स तो वो है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे बता दूं ये एब्सेंट क्यों होता है, क्योंकि हम कौन होते हैं, वार्म ब्लेडर, और वार्म ब्लेडर के लिए क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए उसमें क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिससे कि भी ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें अंदर से भर के ले जाए और बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सके। और जो कूल ब्लेडर होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं, उनकी सेलों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। तो ये इस तरीके से भी आपसे कभी पूछ लिया जाएगा। अगर इसके नंबरिंग की बात की जाए तो इसमें मेल की बात की जाए तो मेल में ये 4.7 से 6.1 मिलियंस होते हैं प्रति घन, और फीमेल में कितना होता है, 4.2 से 5.4 मिलियन प्रति घन होता है ये इसकी आरबीसी के नंबर। तो आरबीसी का टाइम कितना होता है, 120 दिन तक ये जिंदा रहती है आरबीसी। ऊंट में आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाकी किसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन हम कौन, वार्म ब्लेडर जो गर्म खून वाले एनिमल होते हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ज़्यादातर, और जो कूल ब्लेडर होते हैं, जो पानी में रहने वाले जंतु होते हैं, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो कूल ब्लेडर होते हैं। कभी कभी ये बच्चे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, बच्चे ही नहीं कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, सेल ऑर्गेनल समझ रहे हो, जैसे हमारी बॉडी में अंग होते हैं, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, इसी तरीके से सेल के क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स। एक पूरा प्ले लिस्ट बनाऊंगा मैं इनकी, थोड़ा टाइम मिलते ही। आप जुड़े रहिएगा चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए बच्चों तक। तो ये ऑर्गेनल्स कैसे काम करते हैं, मैं सबको इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा विद साइंटिस्ट से। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, प्राइमरी फेज से होता है। इसका फॉर्मेशन प्राइमरी फेज के समय से ही इन्हें न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं, किंतु परिपक्व फेज में, जो मैच्योर फेज होती है की रचना में, समाप्त हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, जो आरबीसी में क्या है, न्यूक्लियस स्टार्टिंग में तो पाए जाते हैं प्राइमरी में, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर स्टेज में जाती है वैसे वैसे उसके क्या होते हैं, ये ऑर्गेनल्स एब्सेंट हो जाते हैं उसमें से। फॉर्मेशन की बात की जाए तो एम्ब्रियो फेज में क्या होता है, आरबीसी छोटी होती है, तो फॉर्मेशन में क्या है, लिवर एंड स्प्लिन। स्प्लिन में इनका जन्म होता है, किंतु शिशु जन्म के बाद इसका फॉर्मेशन बून मैरो में होता है, ठीक है, बून्स में होता है, हड्डी में, जिसका नाम क्या है, रेड वून मैरो। ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है, जब वो एम्ब्रियोनिक होती है तब कहाँ होता है इसका फॉर्मेशन, तब लिवर और स्प्लिन में होता है। और जब वो मैच्योर हो जाती है, जन्म लेने के बाद, बच्चा जब तक मदर के एब्डोमेन में रहेगा तब तक उसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा होगा, आरबीसी का, लिवर में हो रहा होगा और स्प्लिन में हो रहा होगा। जैसे बेबी का जन्म हो गया उसके बाद उसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, बून्स हड्डी में होगा या फिर रेड वून मैरो में होगा। कंपोनेंट की बात की जाए तो इसमें रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का मेन कंपोनेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन समझ में आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। इसी की ही वजह से जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। और इसी की एक छोटी सिस्टर होती है जिसे क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। तो हम इस पे बात कर लेते हैं। देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफएल अनेलफील्ड ने 1840 में 1840 में हीमोग्लोबिन की डिस्कवरी की थी। हीमोग्लोबिन बनी किसकी होती है,
हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से मिलके बनी होती है। हीम पार्ट क्या होता है, ये आयरन पार्ट होता है, और ग्लोबिन क्या होती है, ये प्रोटीन पार्ट्स होता है। इन दोनों से मिलके क्या बनता है, हीमोग्लोबिन एक सब्सटेंस बनाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इसका कलर जो खून होता है आपका वो लाल कलर का दिखाई देता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है खून रेड क्यों दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर का दिखाई देता है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए, हम अभी आरबीसी में चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो जैसे ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये रेड कलर का, पिंक कलर का, थोड़ा लाइट रेड, ये क्या है, पूरा पार्ट ये प्रोटीन पार्ट है, और ये इस तरीके का पार्ट क्या है, ये तो सॉरी हाँ, ये प्रोटीन पार्ट है, और ये क्या है, हीम, ये आयरन पार्ट है इस तरीके का, और ये बनता है इसका केमिकल स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन में अगर देखा जाए, साइंटिस्ट ये थे, ये आरबीसी में क्या है, सेल लिक्विड में स्पेसिफिक टाइप का कंपोनेंट्स होता है, जो क्या है, इसको कलर क्या काम करता है, ये कलर का काम करता है। इसकी ही वजह से क्या है, सब्सटेंस का रेड कलर होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन एंड किसका होता है, ये प्रोटीन एंड लोहो कंपाउंड्स आयरन हीमेटिन से मिलकर बना होता है, जिसमें आयरन कंपोनेंट को फेरस अवस्था में होता है। जब जॉइंटेड्स वगैरह डिसीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, पीलिया वगैरह में, तो यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसे क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, श्वसन पिगमेंट भी कहते हैं इसे, क्योंकि यह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में क्या है, मिलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कम ऑक्सीजन वाले पार्ट में क्या है, विघटित होकर ऑक्सीजन फ्री कर देता है। इसे ऐसे समझिएगा आप, जो हीमोग्लोबिन होती है, आपको ओवरऑल बता दे रहा हूं, जब इसमें पढ़ेंगे मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन पे अलग वीडियो बनाऊंगा तब समझाता हूं। जो हीमोग्लोबिन होती है, जैसे ये लंग्स से आई, ये लंग्स है, यहां से हीमोग्लोबिन क्या लेके चली, O2 को लेके चली, और ये O2 को लेके कहां जाएगी, कैपिलरीज में जाएगी। कुछ कैपिलरीज पाई जाएंगी इस तरीके की, और इसमें ये अंदर नहीं जा पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को इसे कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, इसी में कैपिलरीज में करना है, और यहाँ से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे ही क्या होता है, यहाँ मायोग्लोबिन होती है। तो यहाँ हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन को दे देती है, और इस तरीके से ही क्या है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर ये लंग्स तक जाती है, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का। ठीक, लाइफ पीरियड की बात की जाए इसकी, तो ये मैंने बताया ही था आपको, आरबीसी 120 दिन तक क्या है, जिंदा रहती है, उसके बाद डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। अपघटन के टाइम ये क्या है, लिवर और स्प्लिन, ये स्प्लिन ध्यान रखना, इसे क्या है, कब्रिस्तान बोलते हैं, किसका, आरबीसी का। तो ये कहाँ जाती है, जब खत्म हो जाती है, तो खत्म होने के बाद ये कहाँ जाएगी, लिवर या स्प्लिन में जाएगी। हीमोग्लोबिन में हीमेटिन एंड ग्लोबिन्स के विघटन हो जाता है, हीम अलग निकल जाता है उसका, और ग्लोबिन अलग हो जाता है। आयरन को पुनः ब्लड में हीमोग्लोबिन को सिंथेसिस के लिए, संश्लेषण होता है उसका के लिए फ्री कर दिया जाता है, जबकि हीमेटिन ग्लोबिन प्रोटीन में लिवर सेल्स क्या है, बिलिवरिन्स पिगमेंट में चेंज कर देता है, और जो बिलिवरिन पिगमेंट में चेंज कर देती है, उसी से क्या है, एक ब्ली पिगमेंट बनता है। जब आगे आपको पढ़ने को मिलेगा गॉल ब्लेडर वगैरह, वहां कैसे पिगमेंट निकला, लिवर क्या बना रहा है, बिलिवरिन कुछ जूस भी बनाता है। एरिथ्रोसाइट की बात की जाए, तो ये एरिथ्रोसाइट है, वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, ये ल्यूकोसाइट्स है, और ये थ्रोम्बोसाइट्स है। आगे बात करेंगे हम कैसे काम करते हैं। अब बात, ये सारी चीजें हो गई आरबीसी की। अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का जो टाइम होता है, इस ये क्या होता है, 1 से 4 दिन, केवल 1 से 4 दिन तक ये जिंदा रहती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। अब देख, सोचने वाली बात है, आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रह रही थी,
आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी कितने टाइम तक जिंदा रहती है? 1 से 4 डे। अब इसमें सोचने वाली बात है, क्या एक ही दिन में खत्म हो जाती होंगी ये सभी? नहीं, इनका जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है। बहुत सारी चीजें हैं, हम केवल इसमें डिटेल करेंगे तो ये करीब 2-3 वीडियो इसी पे बन जाएंगी। तो इसका जो डब्ल्यूबीसी का टाइम होता है वो क्या है? 1 से 4 डे। इसके जो साइज की बात की जाए, आरबीसी की तुलना में ये बड़ी होती है, नंबर में होती है। इसका जो आकार होता है वो अमीबा शेपेड होता है। अमीबा का मतलब समझ रहे हो? उसका कोई आकार नहीं है, जैसा पानी की बूंद गिर जाए वैसा ही ये होता है। समय अनिश्चित होता है इसका। इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म रंगीन होता है, रंगहीन, कलर नहीं होता है उसमें, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। समझ आ रहा है? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, और ये क्या है? व्हाइट, इसमें कोई कलर नहीं है। नंबर की बात की जाए तो इसमें अडल्ट ह्यूमंस में जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है, समथिंग देखा जाए 5000 से 9000 प्रति घन mm तक इसके नंबर पाए जाते हैं। किंतु रोगियों में जो पेशेंट होते हैं जिसमें कोई डिसीज हो जाती है, उसमें क्या है? इसकी संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है वो आगे आपको समझ में आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, तो डब्ल्यूबीसी बढ़ती है और आरबीसी क्या हो रही होती है? उस समय कम हो रही होती है। आरबीसी क्या होगी? डाउन होगी, और डब्ल्यूबीसी क्या करेगी? प्लस हो जाएगी, ग्रोथ करती है। तो इस तरीके से ये चलती है। डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो ये 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रोन्यूलोसाइट्स। ये हमारी बॉडी में एंटीजन का भी काम करती है, एंटीबॉडी का काम करती है, इसे समझने वाली बात है। ग्रेन्युलोसाइट्स को देखा जाए, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में, सॉरी बोन मैरो में होता है इसका फॉर्मेशन। ठीक, और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? एग्रोन्यूलोसाइट्स का लिम्फोग्लैंड्स में। उसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? आरबीसी का रेड बोन मैरो में। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स होता है वो 3 तरह की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल बनाती हैं? इसमें बनाती हैं यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो यूसिनोफिल्स होती है वो क्या है? जो आरबीसी का 3% पार्ट बनाती है। इसमें क्या है? बॉडी, इसका वर्क क्या होता है? बॉडी में इम्यूनिटी, एलर्जी एवं एंड संवेदिंग, इनका काम करती है ये। बेसोफिल्स क्या है? 0.5% पार्ट बनाती है। इसका जो काम होता है हेपरिन, हिस्टामिन्स एंड सेरोटीन्स का क्या करती है? वहन करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। कौन करती है ये? वेसोफिल्स। कितना पार्ट बना रही है? 0.5% पार्ट बना रही है। अब जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो डब्ल्यूबीसी का कितना बनाती है? 87% पार्ट। ये ही सबसे ज्यादा पार्ट बनाती है। कभी कभी यहां से भी पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी का पार्ट कौन बनाता है? तो वो यही होती है, न्यूट्रोफिल्स। ये क्या करती है? इसका काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्या करती है? रोगी जो पेशेंट होते हैं, जो कोई बीमारी से ग्रसित कोई पर्सन है, उसको क्या करेगी? ये बैक्टीरिया को नष्ट करती है। मैंने बताया इम्यूनिटी सिस्टम का काम कर रही है। जो बैक्टीरिया पहुंच रहे हैं उन्हें नष्ट करने का काम करती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? माइक्रोफेजेस। ठीक, ये सारा क्या हो गया? ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है जिसे बोला जा रहा है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब आता है एग्रोन्यूलोसाइट्स। एग्रोन्यूलोसाइट्स कहां बनना है? लिम्फोग्लैंड से बनना है, और ये कहां बनना था? बोन मैरो से बनना था। ये कितना परसेंट पार्ट? इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ओसिनोफिल्स और ओसिनो, ये 2 पार्ट्स बनाता है। 1 मिनट, सॉरी।
टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है इसमें, ठीक है। ये बनाता है लिम्फोसाइट्स, मैं लिख दे रहा हूँ यहीं। ये बनाता है लिम्फोसाइट। ये होता है मोनोसाइट। ठीक, कोई नहीं, गलती हो गई है। हम्म तो इसका जो एग्रोन्यूक्लियोसाइड्स होता है, एग्रोन्यूक्लियोसाइड्स में क्या है, दो टाइप का बनाता है ये, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, 18% पार्ट बनाता है। ये क्या है, सेल में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। और डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, 1 से 3% पार्ट होता है। ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड में पहुंचने पर ये क्या है, वच्चर सेल्स का क्या है, फेगोसाइटोसिस में बदल देती है। तो इस तरीके से डब्ल्यूबीसी के दो पार्ट्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रोन्यूक्लियोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 तरह के होते हैं, ओइसिनोलोफिल्स, बेसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एग्रोन्यूक्लियोसाइट्स में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक, अब हम बात करें इसकी, तो ये सेल देखो इस तरीके की होती हैं। ये क्या है, लिम्फोसाइट्स। ठीक, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये दोनों क्या होते हैं, कौन सा होता है, ये वाला पार्ट होता है एग्रोन्यूक्लियोसाइट्स। ये दोनों क्या बना रहा है, ये डब्ल्यूबीसी का एग्रोन्यूक्लियोसाइट्स बना रहा है। और ये क्या है, ओसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स और ये क्या है, न्यूरोट्रोफिल्स। ये कितना बना रहा है, 87% पार्ट बनाता है। और जो पहला बेसोफिल्स था, ये क्या है, 0.05% पार्ट बना रहा था। और ये वाला क्या था, 3% पार्ट बना रहा था। तो ये इस तरीके की सेलों का निर्माण होता है। ये आरबीसी की हैं, ये इम्यूनिटी सिस्टम में भी काफी वर्क करती हैं। इसके फंक्शन देख लेते हैं ब्लड का। तो ब्लड का फंक्शन आपको पता ही होगा, पहला काम क्या होता है इसका, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करना। ठीक, दूसरा है सब्सटेंस से एक्सक्रीट को परिवहन करना। जो आपके बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट बनना है, उनको बाहर कौन निकालेगा, ब्लड के माध्यम से ही निकलेंगे। अब ब्लड के माध्यम से कैसे निकलेंगे ब्लड के माध्यम से ऐसे निकलते हैं, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट, एक तरीके से ऐसे बोलो ये डांकिया है, या फिर ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो भी तुम खा रहे हो, उससे जो भी ताकतवर चीज एलिमेंट निकल रहे हैं, उन एलिमेंटों को हर जगह पहुंचाना। पूरा शरीर क्या है, एक तरीके से पूरा शरीर को क्या कह सकते हैं, सेलों का एक बहुत ही बड़ा झुंड है, ग्रुप है। और उन सभी सेलों को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। अब सब सेल को न्यूट्रिशन कैसे जाएगा, तो वो ब्लड के माध्यम से जाएगा। अब सेल पर डे क्या करेंगे, टॉक्सिक एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। टॉक्सिक एलिमेंट ऐसे समझिए जैसे एक घर है, एक गांव है, एक गांव में बहुत सारे घर है, और गांव में कोई चीज बांटनी हो और सबको मिलनी चाहिए, कोई घर भूखा ना रहे। तब क्या कराया जाएगा, प्रत्येक आदमी को क्या है, पहुंचाने के लिए कोई एक पर्सन जाएगा और उसे पहुंचाएगा, फिर वहां से नहीं कुछ लेके आएगा। घर में क्या होता है, सफाई होगी। सफाई जो होती है उसी को बोलते हैं टॉक्सिक एलिमेंट। और जो वहां पे कोई चीज पहुंचाई जा रही है, वो किसके, ब्लड के माध्यम से। न्यूट्रिशन है, एंजाइम हो सकता है, कोई भी हार्मोन्स हो सकता है, कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है। इन सारी चीजों को परिवहन के रूप में कौन काम कर रहा है, ब्लड काम कर रहा है। तो ब्लड का काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट में काम करता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। सब्सटेंस को क्या कर रहा है, ये जो न्यूट्रिशन है जो आप खाने में यूज कर रहे हो, उनको क्या है, सब सेल तक पहुंचाता है। और उन सेल से क्या है, उत्सर्जित पदार्थ को भी परिवहन करता है। बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है ब्लड। बॉडी के अंदर टूट फूट सेल की क्या है, सफाई करता है। और डब्ल्यूबीसी द्वारा डिसीज रोगों को बचाव करता है। हार्मोन्स एंड विटामिन की बॉडी में वितरित करता है, बांटता है। अब बात करते हैं
थ्रेम्बोसाइट्स, इसे बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक, अभी तक हमने बात किस किस की आरबीसी की डब्ल्यूबीसी की और ये तीसरा पार्ट होता है ब्लड का जिसे क्या बोलते हैं, थ्रेम्बोसाइट्स। ठीक, थ्रेम्बोसाइट्स पे बात कर लेते हैं। इससे क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ये केवल मानव, ह्यूमन, ओनली ये किस में होती है, ह्यूमंस और अदर मैमल्स में पाई जाती है। अदर सेल्स में ये एब्सेंट होती है प्लेटलेट्स, ये ध्यान रखना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बिज्जो, इन्होंने इसका नाम दिया था प्लेटलेट्स। इससे क्या है, कॉर्पोस्केल्स होती है जिसमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, बोन मैरो से। प्लेटलेट कहाँ बनती है, बोन मैरो की टूट फूट के होने के कारण बनती है। ठीक, ये ब्लड में क्या करती है, क्लॉटिंग करती है। जब कभी किसी चोट लग जाए तो उसमें देखा कुछ पीला पीला सा निकल के आता है, वो किसकी वजह से आ रहा है, वो इसी की वजह से आ रहा है। अगर ये नहीं होगी तो बॉडी में क्लॉटिंग होने ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ब्लीडिंग नहीं होने देती है। लाइफ टाइम की बात की जाए इसकी तो पीरियड टाइम क्या होता है, 10 डे, 10 दिन में ये खत्म हो जाती है। प्लेटलेट नाम किसने दिया था, बिज्जो नाम के साइंटिस्ट थे। इसकी संख्या देखी जाए टोटल तो ये 5 से 10 लाख QMM होती है। जैसे ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये ब्लड है, ये क्या है, आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स है। ये काम कैसे करती है, जैसे कहीं चोट लगी, कभी कभी क्या है, अगर ये आपकी बॉडी में इसकी संख्या कम रह जाती है, जैसे डेंगू में क्या है, प्लेटें गिरती है ना, तो भाई ये इसी की संख्या कम हो जाती है। तो ये क्या करती है, कहीं भी कोई चोट लगती है तो वहां पे आके ये क्या है, थक्का बनाने का काम करती है, क्लॉटिंग का काम करती है। अगर किसी की बॉडी में 3000 से नीचे और या फिर उससे नीचे देखा है टॉयलेट में ब्लड आने लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें नहीं है, फिल्टर नहीं कर पाती किडनी, और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड यूरिन कहाँ आ जाता है, टॉयलेट में आ जाता है। स्पिंडल सेल्स की बात की जाए, हाँ, ये इस तरीके से थ्रोम्बोसाइट्स, इस तरीके से ब्लड के 3 पार्ट कंप्लीट होते हैं। पहले ब्लड का 55 से 60% पार्ट किसका होता है, आरबीसी का। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी, वो सॉरी 55 से 60% पार्ट किसका होता है, प्लाज्मा का। और फिर उसके बाद आते हैं कॉर्पोस्केल्स। तो कॉर्पोस्केल होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी हमने पढ़ी, आरबीसी पढ़ी, और ये लास्ट क्या है, प्लेटलेट्स। लेकिन ये केवल मानव, ह्यूमन और मैमल्स में ही पाए जाते हैं, बाकी किसी में भी प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते। लेकिन इसकी प्लेटलेट की जगह जो और एनिमलों में पाई जाती है वो क्या होती है, स्पिंडल सेल। मैमल्स को छोड़कर सभी वर्टिब्रेट में क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स जो प्लेटलेट हैं के स्थान पर स्पिंडल सेल्स पाई जाती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए, किसकी जगह, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स की जगह क्या पाई जाती है, स्पिंडल सेल्स पाई जाती है। केवल मैमल्स को छोड़ के, मैमल्स में क्या पाया जा रहा है, प्लेटलेट्स पाई जा रही है। जो कि स्पिंडल का आकार न्यूक्लियस युक्त होती है। ये ब्लड में क्या है, ये भी वही काम कर रही है जो प्लेटलेट्स कर रही है। ये क्या कर रही है, थक्का बना रही है। ये कुछ इस तरीके की होती है। हीमोपोइसिस की बात करें तो ये क्या होता है, मैमल्स के एम्ब्रियो ब्लड में कॉर्पोस्केल्स का फॉर्मेशन लिवर और स्प्लिन एंड लेम्फोग्लाइंड में होता है, किंतु जन्म के पश्चात इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ब्लड कॉर्पोस्केल्स का फॉर्मेशन प्रोसेस कहाँ होता है, रुद्रोपत्ति, जो खून का बनना, हीमोपोइसिस कहलाती है। इसकी मुख्य विशेषता फॉलोइंग टाइप होती है, जैसे आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है, किडनी में एरिथ्रोप्रोटीन्स हार्मोन्स रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन की दर बढ़ाता है। इसे ध्यान रखना आपको, किडनी में
एरिथ्रोप्रोटीन्स हार्मोन्स रेड वून मैरो में क्या है, आरबीसी की फॉर्मेशन की दर को बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन येलो बोन मैरो में तथा लेम्फो ग्लैंड्स में होता है। और बोन मैरो की लेम्फोब्लास्ट सेल में क्या है, डब्ल्यूबीसी के एग्रोन्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो में लेम्फोब्लास्ट सेल के डब्ल्यूबीसी के एग्रोन्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब बात कर लेते हैं ब्लड कॉर्पोस्केल्स के डिफ्यूजन, कैसे उसे डिफ्यूज होता है। जैसे आरबीसी थी, आरबीसी को कब्रिस्तान क्या बोला जाता है, कहाँ पे आके खत्म होगी वो, तो ये होती है इसकी स्प्लिन, ये है स्प्लिन और ये क्या है, लिवर। यहां पे आके इसी को क्या बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो भाई लिखा है इसमें ब्लड कॉर्पोस्केल्स का जीवन काल समाप्त होने के पश्चात इसका क्या है, विखंडन, मतलब टूट जाती है। और स्प्लिन और लिवर में होता है। टूटने के बाद स्प्लिन को ब्लड कॉर्पोस्केल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कब्रिस्तान जो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, ब्लड कॉर्पोस्केल्स का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो वो स्प्लिन या लिवर होता है, खासकर स्प्लिन। क्लॉटिंग की बात की जाए, क्लॉटिंग कैसे बनती है ये आपको देख रहा होगा, चोट वगैरह सबके लगती है, पता होगा। इसमें क्या है, जो बॉडी के पार्ट्स में जिस पार्ट में चोट लगती है, चोट वाले स्थान में क्या है, ब्लड का बहाव होता है, खून निकलेगा। किंतु कुछ समय बाद देखा है आपने, उसमें क्या है, वो बंद हो जाता है, चोट लगे स्थान पे एक जेल जैसा गाढ़ा सब्सटेंस बन जाता है, देखा पीला पीला सा, क्या है, क्लॉट बन जाता है। इस प्रोसेस से एनिमल की क्या होती है, लाइफ बच जाती है। अगर किसी की ब्लीडिंग होती रहे क्या होगा, फिर मरेगा वो। तो प्लेटलेट्स क्लॉटिंग क्या काम कर रही है, बॉडी को लाइफ, एनिमल की लाइफ को बचाने का काम कर रही है। और वो किसके माध्यम से, प्लेटलेट के माध्यम से हो पा रहा है। क्योंकि ब्लड के अतिस्राव होने से क्या है, एनिमल डेथ हो जाएगा। अतिस्राव मतलब ज्यादा ब्लड निकल जाएगा बॉडी से, तो बॉडी एक्सपायर कर जाएगी। अगर क्लॉटिंग की मैकेनिज्म देखा जाए, थोड़ा इस पे नजर मार लेते हैं। इसमें क्या है, हॉवेल नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लड के क्लॉटिंग बनने की प्रोसेस को देखा था। इसमें क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, प्रोथ्रोम्बिन एक निष्क्रिय इनएक्टिव एंजाइम होता है, प्लेटिलेट्स फैक्टर्स होता है, थर्ड ये थ्रोम्बोब्लास्ट प्लास्टिन होता है। ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जो मैंने आपको किताब का रेफरेंस दिया है यहाँ। फिब्रोजेनिक प्रोटीन और कैल्शियम, इन सारी चीज़ों का मिक्सचर वहाँ पे क्या है, काम कर रहा होता है मैकेनिज्म में। जैसे अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करें, तो ये मैंने दिया है, ये किस तरीके से बनते हैं, फिर उसमें किस तरीके से क्लॉटिंग होती है। इसमें कई फैक्टर काम कर रहे होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, जैसे फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, और इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तो ये सारी चीजें थी आपकी ब्लड कितने टाइप का, ब्लड में कितना क्या क्या सब्सटेंस होते हैं। तो अपना ओपिनियन अवश्य रखें और क्लास से जुड़े रहें। धन्यवाद।